नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं। वो यूपी के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लगातार 5 साल से ज्यादा समय तक यूपी की बागडोर संभाली है और अभी भी संभाल रहे हैं। खबरों की खबर में हम आपको विस्तार से बताएंगे। जब योगी आदित्यनाथ से पूछा गया कि क्या वो भावी प्रधानमंत्री हैं, तो क्यों उन्होंने ये जवाब दिया कि वो तो एक योगी हैं और उनको योगी ही रहने दो। खबरों की खबर में हम आपको ये भी आज दिखाएंगे कि कुछ बीजेपी नेताओं के साथ ही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन जहां औरंगजेब की कब्र के खिलाफ मोर्चा खोले रहते हैं, वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्यों औरंगजेब की कब्र को छेड़ने के खिलाफ है, लेकिन लगे हाथ क्यों काशी मथुरा को छोड़ने के भी खिलाफ संघ दिखाई देता है, ये भी आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। हम आपको एक ऐसी खबर भी दिखाएंगे कि आपको एक क्लिक से, जी हाँ, मोबाइल पे किए गए क्लिक से कैसे कोई फोटो खुलेगी और आपका पूरा बैंक खाता खाली हो जाएगा। एक नए तरीके का स्कैम सामने आया है। आज हम उन तमाम लोगों को, उन सारे लोगों के लिए ये खबर दिखाएंगे जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। फ़ोन बैंकिंग का इस्तेमाल करने के वाले लोगों के लिए ये साइबर फ्रॉड हो सकता है और हम आपसे ये चाहते हैं कि इस पे आप तैयार रहें, सचेत रहें। हम आपको अलर्ट करेंगे और हम आपको आज ये भी बताएंगे कि मुंबई को आतंकी हमले से दहलाने के गुनहगारों में शामिल टाइगर मेमन की प्रॉपर्टी अब सरकार की होगी। कितनी प्रॉपर्टी है और कहां पर ये प्रॉपर्टी है। लेकिन शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने आए एक बेहद खास सवाल से। जी हां, एक इंटरव्यू आज योगी आदित्यनाथ का प्रसारित हुआ। पीटीआई एजेंसी ने यह इंटरव्यू किया। बीजेपी में इन दिनों ये चर्चा होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा और प्रभाव तो कायम है, वो जब तक नेता हैं तब तक हैं, लेकिन उनके बाद कौन होगा बीजेपी का नेता। इसीलिए यही सवाल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने आज आया कि क्या वो प्रधानमंत्री मोदी के बाद देश का प्रधानमंत्री बनने के आकांक्षी हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने अपने योगी होने का हवाला देकर कह दिया कि वो तो योगी हैं और उनको योगी ही रहने दिया जाए। लेकिन इसके राजनीतिक मतलब क्या है, अगर आप ये समझना चाहते हैं तो हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखिए। राजनीति मेरे लिए एक फुल टाइम जॉब नहीं है। अगर केंद्रीय नेताओं के साथ मतभेद करके क्या मैं यहां बैठा रह सकता हूं? अगर ये सवाल आए कि क्या उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा मुख्यमंत्री हुआ है जो लगातार 5 साल से ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहा है, तो एक ही जवाब आएगा, योगी आदित्यनाथ। अगर ये सवाल आए कि क्या उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा मुख्यमंत्री हुआ है जिसके नाम पर दोबारा चुनाव लड़ा गया हो और जीत मिली हो, तो भी एक ही जवाब आएगा, योगी आदित्यनाथ। द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 8 साल से उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री रहना एक बड़ी चुनौती है, तो उससे बड़ी कामयाबी भी। बीजेपी के अंदर एक सवाल है कि पीएम मोदी के बाद कौन। यह सवाल योगी आदित्यनाथ के सामने भी आया, जिसके जवाब में उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं। यहां पे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए पार्टी ने मुझे यहां लगाया है और राजनीति मेरे लिए एक फुल टाइम जॉब नहीं है। और ठीक है, इस समय हम यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन मैं वास्तव में हूं तो एक योगी। हम लोग जिस समय तक हैं काम कर रहे हैं। कब तक करेंगे? योगी ने बड़ी चतुराई और बारीकी से हाथ खड़े कर दिए। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिनकी डिमांड दूसरे राज्यों के चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उनकी पहचान एक योगी की है, जो अपने गेरुआ वस्त्रों के कारण पहचाने जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के सवाल को उन्होंने अपने उसी योग साधना की ओट में छुपा दिया। योगी का जवाब कुछ उसी तरह का है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते हैं कि कुछ बनने की नहीं, कुछ करने की सोचो।
मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब तक बीजेपी ने देश को 2 प्रधानमंत्री दिए हैं। पहले अटल बिहारी वाजपेयी बने, जो 1996 के 13 दिनों को छोड़ दें तो 1998 से 2004 तक लगातार 6 साल तक प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, जो तब से लगातार देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। लेकिन पीएम बनने से पहले नरेंद्र मोदी 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि 8 साल से लगातार मुख्यमंत्री बने रहने वाले योगी आदित्यनाथ का रास्ता क्या लखनऊ से होकर दिल्ली की तरफ जाएगा? इस सवाल का जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने जोगिया अंदाज में गोल कर दिया। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से ही कुछ सवाल सियासी फिजाओं में उड़ते रहे हैं। सवाल नंबर 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कैसे संबंध हैं? सवाल नंबर 2, क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबंध ठीक नहीं है? और सवाल नंबर 3, क्या पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के टिकट बंटवारे से सीएम योगी नाराज थे? ये तीनों सवाल जब योगी आदित्यनाथ के सामने आए तो उन्होंने विस्तार से इसका जवाब दिया। देखिए, मतभेद होने की बात ही कहां से आ जाती है? मैं आखिर यहाँ पे पार्टी के कारण ही बैठा हूं ना। एक, अगर केंद्रीय नेताओं के साथ मतभेद करके क्या मैं यहाँ बैठा रह सकता हूं? एक, दूसरी बात है टिकट का वितरण, यह पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड में सब पे चर्चा, सबके विषय में चर्चा होती है, बाकायदा स्क्रीनिंग के माध्यम से वहाँ पहुँचती है बातें। तो बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है, किसी का मुंह आप बंद थोड़े कर सकते। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला तो सवाल उठा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जिन नामों की चर्चा चल रही थी उनमें तब गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ कहीं नहीं थे। लेकिन अचानक योगी का नाम आया और उनकी ताजपोशी हो गई। उस वक्त नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री थे और अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। योगी का कहना है कि 8 साल पहले उन नेताओं से उनके जो रिश्ते थे वही रिश्ते आज भी हैं। जो 8 साल थे पहले थे वही रिश्ते आज भी हमारे लीडर हैं। वो लीडर के रूप में हम लोग आज भी उनको वही सम्मान करते हैं। बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद जिस नेता के सबसे ज्यादा चुनाव में डिमांड होती है वो योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ की पहचान विशुद्ध हिंदुत्व वाली राजनीति करने वाले नेता की है। इसलिए महाराष्ट्र से हरियाणा तक चुनावी सभाओं में 2 ही बयान सबसे ज्यादा चर्चा में रहे, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और दूसरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। आप मुझे बताइए, यह देश गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि जातियों में विभाजित था। अगर उनको जोड़ने की बात की जा रही है कि वे बंटो मत, अच्छे के बारे में सोचो, विकास के बारे में सोचो, विरासत के बारे में सोचो। हौसला नहीं था ये यूपी से मैंने ही कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो ये बात यहां से हमने कही थी और मुझे लगता है कि चीजें आगे बढ़ी। एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सबसे खराब प्रदर्शन जिन राज्यों में रहा उसमें उत्तर प्रदेश अहम था, जहां बीजेपी सिर्फ 33 सीटें ही जीत पाई। लेकिन उसके बाद विधानसभा के लिए 10 सीटों पर उपचुनाव हुए तो योगी का जादू चल गया और बीजेपी ने 10 में 7 सीटें जीती, जबकि सहयोगी आरएलडी ने 1 सीट जीत ली। यहां तक जिस अयोध्या में समाजवादी पार्टी की जीत से बीजेपी की किरकिरी हो रही थी, वहां भी मिल्कीपुर के उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की। मुख्यमंत्री योगी की बातों से लगता है 80-20 की उनकी राजनीति इस किला फतेह का अचूक हथियार है। 80-20 की लड़ाई ये वही लड़ाई है जो अभी हाल ही में उपचुनाव के माध्यम से परिणाम आए हैं। 2017 में जो परिणाम आए थे, 2022 में जो परिणाम आए थे, 80% वे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और उसके एजेंडे को पसंद करते हैं। 20% से कम में वे हैं जो विकास की नहीं,
स्वार्थ की राजनीति को प्राथमिकता देते हैं। योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक बयानों से भी यही लगता है कि राजनीति की आपाधापी के बीच भी उनका मन उनके मठ की तरफ भागता रहता है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। हालांकि यूपी विधानसभा का अगला चुनाव 27 में होना है, लेकिन लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखकर कि उन्होंने अभी से चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अपनी दावेदारी, अपनी तीसरी बार उम्मीदवारी को लेकर वो पूरी कोशिश में इस वक्त लगे हुए हैं। अपनी हिंदुत्ववादी छवि को लेकर वो भरपूर भुनाना चाहते हैं। आपको याद होगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि योगी आदित्यनाथ तो उपयोगी है। क्यों कहा गया था उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 2022 के पहले, ये हम आपको बताते हैं कि आखिरकार उपयोगी होने का मतलब क्या है। योगी को उपयोगी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वो इसलिए क्योंकि वो यूपी के लिए बहुत उपयोगी है। तो यूपी योगी, उसको अगर आप जोड़ देते हैं तो बनता है उपयोगी। तो विशेष तौर पर कैसे वो उपयोगी हो सकते हैं बीजेपी के लिए, आइए एक एक करके बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व वाला योगी मॉडल सुपरहिट हो गया है। और दूसरी बात यह कि कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए बुलडोजर वाली योगी की नीति काफ़ी चर्चा में है और सुर्खियां बटोर रही है। तीसरी बात है कि योगी आदित्यनाथ का एक बेहद लोकप्रिय नेता के तौर पर उभार देखा गया है, इसीलिए उत्तर प्रदेश से बाहर दूसरे राज्यों में भी चुनाव प्रचार के लिए उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज़्यादा सभाएं चुनावी मौसम में यूपी और यूपी के बाहर भी योगी आदित्यनाथ की रैलियों की, उनकी सभाओं की होती है। चौथी बात यह कि योगी आदित्यनाथ ने साबित कर दिया है कि उनमें चुनाव जिताने की भी पूरी क्षमता है। उत्तर प्रदेश में चाहे 2022 का चुनाव हो, 2024 में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव हो, जिनमें से 8 भाजपा ने जीती, उनसे यही साबित हुआ कि अभी उत्तर प्रदेश में योगी का सिक्का सबसे ज़्यादा चल रहा है। और पांचवी बात यह कि आरएसएस के साथ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बेहतर तालमेल दिखाई देता है। हर वो सार्वजनिक बातचीत में आरएसएस की खूबियों की जमकर तारीफ लगातार करते रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसी खबर से जोड़कर एक और खबर आपको दिखाना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी राजनीति में कोई समझौता नहीं करते हैं। अपनी हिंदुत्व वाली राजनीति पर वो बेहद साफगोई से पेश आते हैं और बड़े फख्र से उसके बारे में बातें करते हैं। उसी तरह कानून और व्यवस्था के सवाल पर भी योगी आदित्यनाथ पुराने तेवर में ही दिखते हैं। ईद के दिन सड़कों पर नमाज पढ़ने पर लगी रोक को योगी आदित्यनाथ ने बगैर हिचक के, बगैर किसी लाग लगाव के साफ साफ कहा कि ये उचित था, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। आप इस रिपोर्ट में देखिए कि उनकी दलील क्या है। ईद का त्योहार तो सही सलामत गुजर गया, लेकिन ये सवाल छोड़ गया कि क्या सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक जवाब दिया कि सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, इसको विस्तार से बताया। एक बोला है सड़क चलने के लिए होती है, और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए, देश की आधी जनता, और 66 करोड़ लोग, कहीं कोई लूटपाट नहीं, कहीं कोई आगजनी नहीं, कहीं कोई छेड़खानी नहीं, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं, कहीं पे कोई अपहरण नहीं। ये होती है अनुशासन, यह है धार्मिक अनुशासन। श्रद्धा भाव के साथ आए, महास्नान में भागीदार बने, फिर अपने गंतव्य की तरफ चले गए। पर्व और त्योहार या कोई इस प्रकार के कार्यक्रम उच्छृंखलता और उदंडता करने के माध्यम नहीं बनने चाहिए। अगर आपको सुविधा चाहिए तो उस अनुशासन को भी मानना सीखिए।
जब सड़कों पर उत्तर प्रदेश में नमाज रोकी गई तो सवाल उठा कि कांवड़ियों की यात्रा तो सड़क पर ही होती रहती है, फिर उन पर फूल बरसाए जाते हैं और नमाजियों को नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही। आखिर ये भेदभाव क्यों? इसका भी विस्तार से जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुनिए। मुझे बताइए, आप तुलना कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है तो सड़क पे ही चलेगी। क्या हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को कभी रोका? कभी नहीं रोका। मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं। हाँ, ये जरूर कहा कि भाई ताजिया की साइज थोड़ा छोटा करिए। इसलिए करिए क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए हाई टेंशन तार होंगे, हाई टेंशन तार बदलेंगे नहीं तुम्हारे लिए, उसके साइज कम करो क्योंकि हाई टेंशन की चपेट में आओगे मर जाओगे। और यही होता है। कांवड़ यात्रियों में भी उनको बोला जाता है डीजे की साइज छोटा करो, और जो नहीं करता उसमें हम लोग सख्ती करते हैं। कानून तो सबके लिए बराबर लागू किया जा रहा है, तो आप कैसे तुलना कर दे रहे हैं फिर उसको? सीएम योगी के जवाब से साफ है कि उनकी प्राथमिकता कानून को कायम रखने की है, लेकिन इस पर विरोध की राजनीति भी तेज हो गई है। जब आप कांवड़ यात्रा को इतने दिन चलाते हैं, जब हर धर्म का फेस्टिवल रोड पे होता है और उससे किसी को तकलीफ नहीं है, फिर मुस्लिम धर्म से क्यों तकलीफ हो रही भाई आपको? ये देश सब रिलीजन को सेलिब्रेट करता हो, जो नहीं मानता किसी भगवान अल्लाह को उसको भी सेलिब्रेट करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस साल की उपलब्धियों में महाकुंभ मेला भी है, जहां 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में संगम पर पवित्र डुबकी लगाई। लेकिन मौनी अमावस्या से ठीक पहले वाली रात संगम पर ही भगदड़ मच गई, जिसमें 30 लोगों की जान चली गई। वह दुखद घटना थी, लेकिन श्रद्धालु जनों ने, पब्लिक ने पूरा सपोर्ट किया। आपने देखा होगा रात्रि को घटना घटित होती है 28-29 की रात्रि को। उस समय कुंभ क्षेत्र में और प्रयागराज सिटी के अंदर भी मिलाकर के लगभग 5 करोड़ श्रद्धालु हैं, लेकिन 15 मिनट के अंदर घटना घटित होती है। लेकिन ग्रीन कॉरिडोर बनाने से लेकर के घायल लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने में पब्लिक ने बड़ा सपोर्ट किया। अक्सर होता है जब कोई घटना घटित होती है तो लोग उत्तेजित होते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। नहीं, उसके विपरीत सभी ने बहुत अच्छे सहयोग से उन्हें हॉस्पिटलाइज पहुंचाया। फिर हॉस्पिटल में जो घायल थे मैं उनसे मिलने के लिए गया था। मैं भौचक था कि उन लोगों ने जो मुझे वहां वो लोग कहते थे कि साहब इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, तो जो है हम लोग स्नान करके लेटे हुए थे। अच्छा, हमें पुलिस ने 1-2 बार उठाया भी, लेकिन फिर हम इस मोह में कि साहब अभी जब अखाड़े जाएंगे 4 बजे से स्नान करने के लिए तो उनके साथ अखाड़े के साथ हम भाग ले लेंगे। उसमें हम लोग इस धोखे में, इसकी चपेट में आ गए। लेकिन इसमें आप किसी के खिलाफ कार्रवाई मत करना। लेकिन विपक्ष का आरोप था कि 30 नहीं बल्कि ज्यादा लोग मरे थे। जो हजारों हिंदू श्रद्धालु खो गए, उनकी लापता है, अभी तक कोई पूछ नहीं रहा उन्हें। जिनकी जान गई उनकी कोई गिनती नहीं। जब हम और आप लोग बात कर रहे हैं तो न जाने क्या क्या घटना हो रही है उत्तर प्रदेश में, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन दिनों के मौत के आंकड़े सामने रख दिए जब बीजेपी की नहीं बल्कि कांग्रेस या समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी। याद करिए 1954 को लगभग 1000 मौतें हुई थी। याद करिए 74 के कुंभ को सैकड़ों में मौतें हुई थी। 86 में सैकड़ों मौतें हुई थी। तो ये लोग उसकी पुनरावृत्ति चाहते थे, लेकिन सरकार के इंतजाम और पब्लिक का सपोर्ट सभी को सुरक्षित हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद करता है। और उन्हें कुछ लोगों की दुखद मौत हुई, शेष लोग सुरक्षित उनके परिवारजनों को सौंपे गए। योगी विपक्ष के हर हमले पर और भी आक्रामक अंदाज में दिख रहे हैं। जाहिर है कि 2027 का चुनाव उनके इसी तेवर का भी इम्तिहान होगा। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। और आइए बात करते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की, जो 2 दिन पहले तब बेहद सुर्खियों में आया जब उसके मुख्यालय नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल के दौरान स्वयं पहली बार वहां पहुंचे थे। उस आरएसएस ने औरंगजेब की कब्र को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। उसको विवाद और बवाल का सबब नहीं बनाना चाहिए,
ये आरएसएस का कहना है। यानी आरएसएस औरंगजेब के मुद्दे को छेड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन लगे हाथ उसने ये भी साफ कर दिया कि अयोध्या के बाद काशी और मथुरा के मुद्दे को वो छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। देखिए ये खास रिपोर्ट। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। इस एक बयान पर मचे घमासान ने महाराष्ट्र से राष्ट्र तक की राजनीति को गरमा दिया। विश्व हिंदू परिषद समेत कई हिंदूवादी संगठनों ने औरंगजेब की कब्र तक हटाने की मांग कर दी। इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट आया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी औरंगजेब के खिलाफ बयान दिया, लेकिन उसकी कब्र पर अपनी संवैधानिक मजबूरियां गिना दी। औरंगजेब की कब्र को एएसआई का संरक्षण प्राप्त है। चाहे हम औरंगजेब की कब्र को पसंद करें या नहीं, उसे 8 साल पहले संरक्षण दिया गया था। इसीलिए जो भी कानून है इसका पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन ये निश्चित है कि किसी भी स्थिति में हम औरंगजेब की कब्र का महिमा मंडन नहीं होने देंगे। औरंगजेब की कब्र पर मचे बवाल की चिंगारी इतनी तेज निकली कि नागपुर में हिंसा की आग धधक उठी थी। सियासत की आंच पर औरंगजेब की कब्र अब भी तप रही है। जो बात देवेंद्र फडणवीस ने कही, वही बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दोहराई। देखिए, आक्रांताओं का महिमामंडन बंद होना चाहिए और राष्ट्र नायकों का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। राष्ट्र नायकों का सम्मान, राष्ट्र नायकों का गुणगान ये राष्ट्र की प्रेरणा होती है। और आक्रांताओं का मान मर्दन होना चाहिए, उन्हें महिमामंडित नहीं किया जाना चाहिए। ये बंद होना चाहिए, हर हाल में बंद होना चाहिए। बीजेपी का रुख औरंगजेब पर साफ है। वीएचपी, बजरंग दल से लेकर दूसरे कई हिंदूवादी संगठनों को लगता है कि कब्र हटा देनी चाहिए। लेकिन इस मामले में नया मोड़ तब आया जब आरएसएस के वरिष्ठ नेता भैयाजी जोशी ने साफ किया कि औरंगजेब की कब्र पर सवाल उठाना सही नहीं है। ये औरंगजेब का अनावश्यक विषय उठाया गया है। एक है, अब उसकी मृत्यु यहाँ हुई तो कब्र यहाँ बनी हुई है, जिनको श्रद्धा है वो जाएंगे। हमने तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो आदर्श है, उन्होंने अफजल खान की भी वहां पर कब्र बनवाई थी। तो वो तो है भारत की ये उदारता की सर्वसमावेशिकता का प्रतीक है। वो कब्र रहे, जिसको जाना है वो जाए। लेकिन जिस वक्त भैयाजी जोशी ने औरंगजेब की कब्र को मुद्दा न बनाने वाली बात कही, उसी वक्त एक कन्नड़ अखबार को दिए गए इंटरव्यू में आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि मथुरा और काशी को लेकर संघ का कोई प्लान नहीं है। लेकिन अगर कार्यकर्ता आंदोलन करते हैं तो ऐसे कार्यकर्ताओं को आरएसएस रोकेगा नहीं। अब अगर आप आरएसएस के 2 वरिष्ठ नेताओं के बयानों को देखें तो 2 चीजें साफ होती हैं। पहली बात ये कि आरएसएस औरंगजेब के मुद्दे को छेड़ने के पक्ष में नहीं दिखता। दूसरी बात ये कि वही आरएसएस काशी और मथुरा के सवाल को छोड़ने के पक्ष में भी नहीं दिखता। लेकिन आरएसएस के इस बयान पर बीजेपी विरोधी राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई। ये देखिए ना, इनके दोगलेपन को देखिए ना। मोहन भागवत ने कहा कि हमारे लिए राम मंदिर एक आंदोलन था, उसके आगे कुछ नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको ये वन टाइम हो रहा है, जो राम जन्मभूमि का उन्होंने जो आदेश दिया था, बाकियों पे कहा था नहीं होगा। ये तो देश का कानून भी नहीं मानते। अब इसमें मैं आगे क्या कहूँ। आरएसएस ने अपनी भूमिका कहीं ना कहीं, उनकी भूमिका जो है वो द्विधा भूमिका दिखती है हमें। जिस तरह से भैयाजी जोशी जी का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने तो कहा है कि धर्म के ऊपर नहीं बात होनी चाहिए, इसके ऊपर ये चीजों के ऊपर कौन है, क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है, औरंगजेब के बारे में बोला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आरएसएस में भी इसके बारे में ये नहीं है। और मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी का अलग कहना है, तो कहीं ना कहीं आरएसएस इसमें क्या सोचती है, इसकी पारदर्शी भूमिका अभी तक कहीं से आई नहीं है। इनको यही करना है और कुछ नहीं करना है। पूरा देश दिवालिया होने की दिशा में बढ़ रहा है। देश दिवालिया होने की दिशा में बढ़ रहा है। माने बीएसएफ के जवानों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, सीआरपी के जवानों को, उनके बच्चों को शिक्षा भत्ता देने का पैसा नहीं है। और ये हिंदू मुसलमान गाय गैरू हिंदुस्तान पाकिस्तान करेंगे। आरएसएस भले ही औरंगजेब की कब्र को तूल नहीं देना चाहता, लेकिन बीजेपी उस पर पीछे हटने को तैयार नहीं दिखती। कम से कम उसके 2 मुख्यमंत्रियों के तेवर से तो यही लग रहा है।
लेकिन अब मथुरा और काशी के विवादित मुद्दे की बॉल भी आरएसएस ने कार्यकर्ताओं की कोर्ट में उछाल दी है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। और ये वक्फ बिल की बात कर लेते हैं। कल लोकसभा में सरकार वक्फ संशोधन बिल पेश कर रही है। माना जा रहा है कि बड़ी आसानी से लोकसभा में ये बिल पास हो जाएगा। सरकार ने अपने तमाम सहयोगियों जेडीयू, टीडीपी, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर सबको मना लिया है, सबको साथ दिया है। विपक्ष इस बिल का विरोध कर रही है और इसे असंवैधानिक बता रही है। वहीं बीजेपी इसे मुसलमानों के सपनों को पूरे करने वाला बिल बताती है। कल के लिए संसद में लोकसभा में बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का वक्त मुकर्रर किया गया है। अब फैसले की घड़ी आ ही चुकी है। देखना ये होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में से किसकी तैयारी कितनी बड़ी है। मैं कहता हूं जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए सब समाज की बात, छोड़िए मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी। मौजूदा वक्फ कानून पर सैकड़ों सवाल हैं और मौजूदा वक्फ बोर्ड पर हजारों आरोप। यूपी के सीएम कहते हैं कि इसलिए वक्फ कानून में संशोधन जरूरी है। व्यक्तिगत स्वार्थ का ये अड्डे बने हुए हैं। चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। और रिफॉर्म इस समय की मांग है। हर रिफॉर्म का विरोध होता है, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उस प्रकार के रिफॉर्म के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन योगी की बातों पर असदुद्दीन ओवैसी आग बबूला है। The property is declared as a waqf on the basis of the survey commissioner report. He is appointed by the state government. He is a senior one officer, senior more than the collector. After his report is given that this property is waqf, the chief secretary of that state issues a gazette notification. On that gazette notification, a property is called a waqf property. Now, is he saying that the gazette notification UP are all false? How can he say that? वैसे ही नहीं, पूरा विपक्ष वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहा है, जबकि बीजेपी इसे मुसलमानों का सपना पूरा करने वाला बता रही है। बिल लेकर के आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जिस तरह के फैसले लिए अगर हम देखें, उससे कहीं न कहीं जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वो नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। वक्फ के बारे में जहां तक है, मैं समझता हूं कि ये गरीब मुसलमानों के लिए एक स्वप्न को पूरा करने जैसा है। ये उनकी बदहाली की अवस्था को ठीक करने वाला है। ये वक्फ में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है, जो रियल एस्टेट और बिल्डर्स का जो काकस है, उसके शिकंजे से मुक्त कराने वाला है। वक्फ पे हम लोगों का बहुत क्लियर स्टैंड है। जेपीसी जब बनी थी तो हमने अपने सारे ऑब्जेक्शन, संशोधन सब रख दिए थे, वहां उसे माना नहीं गया। अब पार्लियामेंट में आएगा तो हम वैसे ही विरोध करेंगे जैसा जेपीसी में किया था। जो विरोध कर रहे हैं वो मुसलमानों को ध्रुवीकरण के लिए, एकत्रीकरण के लिए, उद्वेलित करने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। इस बीच सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को संसद में पेश करने की तैयारी कर ली है। कल दोपहर के 12 बजे बिल को लोकसभा में रखा जाएगा, फिर 8 घंटे की चर्चा होगी। 12 बजे से कल क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद 2 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट बिल को मैं टेबल करना चाहता हूं फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग, पारित होने के लिए। उसके बाद हमने 8 घंटे के लिए मान लिया गया है कि चर्चा 8 घंटे का होगा, और बढ़ाना चाहते हैं तो हाउस में स्पीकर सेंस लेकर के बढ़ा सकते हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष की नजरें बीजेपी की सहयोगी पार्टियों पर टिकी है। ओवैसी उन्हें बार बार मुसलमानों का नाम लेकर डरा रहे हैं। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे तो वो
अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके है नैरो रीजन तायद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी, तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कि ये सपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर क्या आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास, क्या जवाब देंगे उनको? मुसलमानों का बड़ा तबका भी वक्फ बिल का विरोध कर रहा है, लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में खड़े हैं। डेमोक्रेसी में पक्ष विपक्ष, सहमति असहमति एक डेमोक्रेसी का पार्ट है, और कोई संवैधानिक तरीके से अगर प्रोटेस्ट भी करते हैं तो वो उनको अधिकार है, करें, कोई इश्यू नहीं। हो सकता है कुछ क्लॉज से उनको आपत्ति हो, लेकिन जहां तक मेरा मानना यह है कि मौजूदा वक्फ एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट की सख्त जरूरत है। कौन है ये, कौन है ये जिनको कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, कोई भी आप किसी के लिए भी आप सवाल पूछ लेंगे, हैं कौन ये, इनकी हैसियत क्या है, ये किस हैसियत में बात कर रहे हैं? ये दलाली बंद करें भाजपा की। सज्जादा नशीन, अजमेर दरगाह के सज्जादा नशीन आधिकारिक तौर पे होते हैं, कानूनी रूप से स्पिरिचुअल हेड ऑफ द श्राइन कहलाते हैं। मैं उनका जानशीन हूँ और मुझे जरूरत नहीं कि मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूं, लेकिन आप एक ऑनरेबल मेंबर हैं, आपके जब भी स्टेटमेंट दें तो मैं समझता हूं कि आपकी जबान से अच्छे अल्फाज निकलने चाहिए। रेस्पेक्ट देते हैं तो रेस्पेक्ट मिलती है। मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करूंगा अभी भी कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। अब सारी नजरें कल संसद पर टिकी होंगी जब वक्फ संशोधन बिल पेश होगा और बीजेपी की सहयोगी पार्टियों का रुख साफ होगा। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। सदस्यों को पर्याप्त समय पर्याप्त होता है। और अब आपके लिए एक बेहद जरूरी खबर, आपको सचेत करने के लिए। उपन्यासकार मशहूर जो हैं अगाथा क्रिस्टी, उनकी एक बात बहुत मशहूर हुई, वो ये कि अपराधी अक्सर पुलिस से एक कदम आगे चलता है। दरअसल इन दिनों साइबर फ्रॉड से जुड़ी ऐसी तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं, जैसे अगाथा क्रिस्टी की बात सही साबित हो रही है। आपको हम जबलपुर से आई एक खबर दिखाने जा रहे हैं। इस खबर को ध्यान से देखिए और दूसरे लोगों से भी शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मामला हर उस आदमी से जुड़ा हुआ है जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है। और हाँ, बात अब OTP की नहीं रही, फर्जी लिंक की भी नहीं रही, डिजिटल अरेस्ट की भी नहीं रही। खतरा इस बार बिल्कुल नया और हैरान कर देने वाला है और चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि इसके चक्कर में आप पड़ सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। आपके मोबाइल फोन पर भी हर रोज इसी तरह से फोटोग्राफ आते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि एक फोटो को डाउनलोड करना आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है? जबलपुर में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां एक व्यक्ति के व्हाट्सएप पर अज्ञात नंबर से कोई तस्वीर आई। फोटो पर क्लिक करते ही उसका फोन हैक हो गया और देखते ही देखते बैंक खाते से 2,01,000 रुपए गायब हो गए। ये देखिए, ये जो मेरे हाथ में ये फोटो है, ये एक बुजुर्ग की फोटो है। ये फोटो जो है, ये इस तरह से एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। ये जो व्हाट्सएप मैसेज है, ये कस्टमर सर्विस सपोर्ट सेंटर के नाम से ये मैसेज आता है। और इस मैसेज में प्रदीप कुमार जैन के बाद थोड़ी देर बाद एक फ़ोन आता है और क्या कहा जाता है, कैसे ये अपराध हुआ, हम प्रदीप कुमार जैन से ही जानते हैं। प्रदीप जी, ये बताइए कि क्या हुआ, कैसे आपके पास फ़ोन आया, कैसे आपके साथ अपराध घटित हुआ? सर जी, सुबह टाइम 8:30 बजे के आसपास मेरे पास फ़ोन आया और सामने वाले ने मेरे से बोला कि मैंने आपके व्हाट्सएप मोबाइल पे एक व्हाट्सएप फ़ोटो भेजी है, कृपया इसके डाउनलोड करके मेरे को बताइए कि आप इस व्यक्ति को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं। तो मैंने उस समय व्हाट्सएप नहीं खोला। करीब 1 आध घंटे बाद मैंने नेट चालू किया, व्हाट्सएप खोला। जैसे मैंने व्हाट्सएप खोल कर उसकी फ़ोटो डाउनलोड की तो तुरंत हमारा मोबाइल हैंग हो गया और पूरा मोबाइल का संचालन सामने वाले के हाथ में चला गया। फिर करीब उसके कुछ समय बाद 1 रुपया मेरे खाते में आया। ये खाते में 1 रुपये आने के बाद में फिर उसने मेरा पूरा मोबाइल जो बैंक के थ्रू मैसेज OTP सब जान के और वो बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग चालू कर ली। दरअसल जबलपुर के कोतवाली इलाके में रहने वाले प्रदीप जैन के पास 28 मार्च की सुबह लगभग 9 बजे एक फोन आता है।
प्रदीप जैन के मोबाइल स्क्रीन पर एक नंबर 9827832213 से कॉल आती है, यानी उन्हें फोन करने वाला एक अनजान शख्स होता है। कॉलर इसी के साथ व्हाट्सएप पर एक बुजुर्ग की तस्वीर भेजकर पूछता है कि क्या आप इन्हें पहचानते हैं। प्रदीप जैन इस कॉल को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन फोन काटने के बाद वो व्हाट्सएप पर मिली तस्वीर को देखने के लिए उसे डाउनलोड कर लेते हैं। यही वो तस्वीर है जो प्रदीप जैन को व्हाट्सएप पर भेजी गई थी, और इसे डाउनलोड करते ही प्रदीप के फोन में अपने आप कस्टमर सपोर्ट नाम का एक ऐप डाउनलोड हो जाता है। इसी के साथ प्रदीप जैन का मोबाइल हैक हो जाता है और उनके मोबाइल का बैंकिंग ऐप भी साइबर ठगों के कब्जे में आ जाता है। दोपहर होते होते प्रदीप जैन के पास कैनरा बैंक से मैसेज आया कि उनके खाते में 1 रुपया क्रेडिट होता है और कुछ ही मिनटों बाद 1 लाख रुपए निकाल लिए जाते हैं। इसके पहले कि प्रदीप जैन कुछ समझ पाते, उनके खाते से फिर से 1,01,000 रुपए निकाल लिए जाते हैं। पहले OTP आता था, OTP से आदमी क्या है अब अवेयर हो गया, लिंक आने लगी, अब लिंक से भी अवेयर हो गया है, तो अब वो फ़ोटो में अपनी लिंक छुपा के भेज रहा है, स्टेनोग्राफी कहते हैं जिसको। इसके माध्यम से वो एप्लीकेशन डाउनलोड करवा रहा है, और एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद उसका सारा एक्सेस जो है, OTPs हो गए, वो सारे के सारे उस नंबर पे जो उन्होंने लिंक में छुपा के रखे हैं उस नंबर पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जिससे नेट बैंकिंग क्योंकि ऑनलाइन नेट बैंकिंग शुरू हो जाती है आजकल, आप घर में बैठे बैठे नेट बैंकिंग शुरू कर सकते हैं, जिससे वो वहाँ से एक्सेस करके बैंक अकाउंट खाली कर रहा है। तो ये तो अब नया तरीका ही कहेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ जो एक्सपर्ट थे उन्हीं को पता था, ये अब फ्रॉडस्टर को ही पता हो गया, तो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। तो अब तो ये भी बोलना पड़ेगा कि अब किसी भी फ़ोटो को डाउनलोड ना करें, अनजान व्यक्ति के द्वारा भेजी गई किसी भी फ़ोटो को व्हाट्सएप को डाउनलोड ना करें। आपका अकाउंट, आपका बैंक अकाउंट हैक होने की पूरे चांसेस हैं। प्रदीप जैन ने बैंक जाकर खाता चेक किया तो 2,01,000 रुपए गायब थे। बैंक रिकॉर्ड से पता चला कि ये रकम IBIBF नाम के खाते में ट्रांसफर हुई, जो हाल ही में हैदराबाद के कैनरा बैंक में खोला गया था। ठगों ने ATM से सारा पैसा निकाल लिया। पासबुक में विशाल ऑनलाइन और जन्नतुन बीबी ऑनलाइन नाम से संदिग्ध ट्रांजैक्शन भी नजर आए। आपको आगे बताएंगे कि साइबर सेल के अधिकारी जिस स्टेगनोग्राफी तकनीक के बारे में बात कर रहे हैं वो क्या है, लेकिन पहले ये समझिए कि मोबाइल पर किसी अनजान फोटो या अनजान नंबर से मिली तस्वीर को डाउनलोड करना कितना खतरनाक हो सकता है। समझिए कि फ्रॉड कैसे हुआ। सबसे पहले ठग व्हाट्सएप पर एक इमेज भेजते हैं जिसमें अदृश्य लिंक छिपा होता है। जैसे ही फोटो डाउनलोड होता है, मोबाइल पर एक ऑटोमेटिक ऐप इंस्टॉल हो जाता है। इस ऐप के जरिए ठग OTP और दूसरी जानकारी चुरा लेते हैं, यानी पूरे मोबाइल का एक्सेस दूर बैठे अपराधी के पास चला जाता है और आपके मोबाइल पर आने वाला OTP भी उसके हाथ में पहुंचता है। इसी के साथ नेट बैंकिंग के जरिए आपके पैसे कहीं और ट्रांसफर हो जाते हैं। दरअसल साइबर फ्रॉड के लिए अब धोखे से OTP हासिल करने या लिंक डाउनलोड कराने से आगे की तकनीक इस्तेमाल हो रही है, जिसे स्टेगनोग्राफी कहते हैं। स्टेगनोग्राफी का मतलब है किसी लिंक को किसी और संदेश में छिपा देना ताकि उसका पता न चल सके। लिंक को छिपाने के लिए फोटो की जगह कोई टेक्स्ट या वीडियो या ऑडियो का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए मोबाइल पर कोई फोटो, वीडियो या ऑडियो आए तो सोच समझकर डाउनलोड करें। स्टेगनोग्राफी ये टर्म है, ये शब्द है स्टेगनोग्राफी। ये आपको भले ही याद हो या ना याद हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि अगर किसी अननोन नंबर से, अननोन व्यक्ति की तरफ से आपके मोबाइल पर किसी भी तरह का फोटो, वीडियो या ऑडियो नोट आता है, उसको डाउनलोड नहीं कर लेना है। तमाम सुरक्षा नियम सख्ती के बावजूद साइबर अपराध रुक नहीं रहे हैं, तो ऐसे में क्या करें? कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि खुद से सावधान रहें, सतर्क रहें। हमने साइबर सुरक्षा से जुड़े एक अधिकारी से पूछा कि आम लोग ऐसी क्या सावधानी बरतें कि साइबर फ्रॉड से वो बचे रहें। आप भी नोट कर लीजिए इस जानकारी को। व्हाट्सएप या हमारे किसी भी नंबर पे कोई भी अननोन नंबर से अगर कोई चीज़ आती है, मैसेज है, फ़ोटो है, वीडियोज़ है, तो पहली चीज़ तो हमें उसको डाउनलोड नहीं करना चाहिए यदि वो अननोन नंबर है तो। दूसरा, अगर हम उसको देख रहे हैं तो उसको देखें कि वो उसकी जो साइज़ है, जो जैसे फ़ोटो है तो उसकी साइज़ अधिकतम 1 MB या KB में होगी, बहुत ज़्यादा उसकी साइज़ नहीं होती है। लेकिन अगर उसके साथ में कोई फ़ाइल है, अटैच है, जिसके थ्रू आपके मोबाइल को या आपके टेक्स्ट को हैक किया जा सकता है,
तो उसका साइज़ जनरली बड़ा होगा। तो ये देख के भी हम समझ सकते हैं कि वो इसमें जो है गड़बड़ी है या हम इसको डाउनलोड नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही जिसमें हम अपने रेगुलर्स व्हाट्सएप और सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज करते हैं जिस नंबर के साथ में, जिस फ़ोन के साथ में, तो हमें अपने नेट बैंकिंग या बैंक से रिलेटेड जो भी हमारा नंबर लिंक है उसको एक अलग फ़ोन में रखना चाहिए। उससे अगर हमारे टेक्स्ट वगैरह आते हैं, अगर हमारे कोई व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी ऐसे माध्यम से कभी हमारे फ़ोन का एक्सेस ले भी लेता है तो उसको टेक्स्ट नहीं मिलेंगे। इस केस में भी यही हुआ कि उन्होंने जो फ़ोटोज़ डाउनलोड की उसमें एक फ़ाइल है APK फाइल, जिसके माध्यम से सामने वाले को उनके फ़ोन का एक्सेस मिल गया कुछ देर के लिए, और उसने जो है उनके नंबर पे आने वाले बैंक से जो OTP हैं वो शायद उनको मिल गए। या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, बैंक से, सेबी से, ED से, CBI से, कहीं से भी ऐसा कोई बोलता है और फ़ोन के थ्रू आपसे कोई जानकारी मांगता है तो वो बिल्कुल भी हमें नहीं देना है। कोई भी बैंक जो है कभी भी किसी भी कस्टमर की उसकी पर्सनल डिटेल्स और ये OTP, उसका नाम या उसकी व्यक्तिगत जानकारी, ऐसी कोई भी चीज़ें कोई भी बैंक फ़ोन के थ्रू नहीं मांगता है। इसी प्रकार से अन्य जो संस्थाएं हैं जो एक्सेस करती हैं, कोई भी संस्था आपसे फ़ोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से कभी कोई जानकारी नहीं मांगती है, ना उसमें देने चाहिए। यदि ऐसा किसी को कॉल आता है या ऐसा कोई मेल या कोई ऐसा व्हाट्सएप आता है तो उस पर आप डाउट करिए और उसके बाद उसको क्लियर करिए अपने रिलेटेड थाना या अपने क्षेत्र में जहाँ भी थाने में रहते हैं वहाँ जाके आप पता कर सकते हैं। और इसके अलावा साइबर से रिलेटेड आपको कोई डाउट है या कोई वो है तो कंप्लेन भी है 1930 NCPR पोर्टल में भी जाकर आप देख सकते हैं। अब आपको उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर लिए चलते हैं। आपको याद होगा कि शुक्रवार को भी हमने आपको संत कबीर नगर की एक खबर दिखाई थी। खबर यह थी कि वहां एक पति ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करा दी। वजह यह बताई गई कि पति मेरठ के सौरभ हत्याकांड के बारे में सुनकर घबरा गया था। उसको लग रहा था कि उसका प्रेमी और उसकी पत्नी मिलकर उसको खून ना कर दे, उसका मर्डर ना कर दे। लेकिन अब संत कबीर नगर की इस कहानी में, इस प्रेम कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। उनकी शादी जबरदस्ती कराई गई है और हमें कुछ दिन के बाद पता चला बबलू के इस बयान के साथ ही संत कबीर नगर के इस चर्चित केस में ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट यह है कि बबलू अपने दुल्हन को वापस अपने घर ले आया है, लेकिन बबलू है कौन? उसकी दुल्हन कहां चली गई थी? पूरी बात समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। कुछ दिनों पहले हमने आपको संत कबीर नगर जिले के कटार जोत गांव की यह कहानी दिखाई थी। तब इसी बबलू ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करा दी थी। कहानी के किरदारों को पहचानिए। लाल कमीज में जो युवक है उसका नाम बबलू है, बीच में काली शर्ट में विकास है और विकास के बगल में जो महिला है वो है बबलू की पत्नी राधिका। पिछले दिनों बबलू ने राधिका की शादी उसके प्रेमी विकास के साथ करा दी थी। 25 मार्च का यह वीडियो खूब वायरल हुआ। बबलू के सामने उसकी पत्नी राधिका के गले में उसके प्रेमी विकास ने माला डाली। सिंदूर की रस्म हुई। गांव के मंदिर में बुजुर्गों के सामने हिंदू रीति रिवाज से विवाह संपन्न हुआ। बकायदा कोर्ट की ओर से नियुक्त कर्मचारी भी इस शादी का साक्षी बना। और सबसे बड़ी बात यह रही कि खुद बबलू भी अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के विवाह का गवाह बना। कहा यह गया कि राधिका के नजदीकी गांव के ही युवक विकास के साथ बढ़ने लगी। इसकी जानकारी होने पर राधिका का पति बबलू अपनी पत्नी के साथ तहसील पहुंचा, शादी के लिए शपथ पत्र बनवाया और मंदिर पहुंचकर पत्नी का हाथ उसके प्रेमी के हाथों में सौंप दिया। लेकिन शादी के 4 दिन बीते नहीं कि सीन बदल गया। उसको साथ उसके हम पकड़े
और उसके बाद उसको लेके भाग गई। इसीलिए हम अपने गांव पड़ोस को बुला के लेके गए। उसके बाद उसको मंदिर में उसकी शादी करवा दिए। बात करते हुए पकड़े थे, वो लेके भागने का प्लान बना रहा था। अच्छा, भाग भी गया। लेके भाग भी गया था उसको। अच्छा, अब ये पता नहीं कहाँ लेके भाग गया। थाने पे हम जब जाके FIR डाले तब उसके बाद वो पकड़ के आया। 4 दिन 4 दिन बाद आई। वो शाम को 4 बजे के टाइम करीब उसी मर्द के साथ जिसके साथ भागी थी वो। अच्छा, उसका विकास नाम है लड़के का। अच्छा। तब क्या माहौल होता है, वो कहती है हम इसको जो है हम रखेंगे और रखेंगे, इसी पे हम रहेंगे। तो हम लोग मजबूर होकर जो है इसको शादी करवाना पड़ा है। हमारी पत्नी राधिका और जो है कि इनकी शादी जबरदस्ती कराई गई है और हमें कुछ दिन के बाद पता चला ये निर्दोष है। हम इनको अपने साथ ले जाते हैं। इस फिल्मी घटना में ट्विस्ट ऐसे ही नहीं आ गया। बाकायदा पंचायत हुई। पंचायत में तय हुआ कि बबलू आगे से अपनी पत्नी का ख्याल रखेगा। बबलू ने भी भरी पंचायत में कसम खाई, राधिका को स्वीकारा और वचन दिया कि भविष्य में राधिका के साथ कोई घटना दुर्घटना हुई तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, बबलू स्वयं होगा। दिनांक 28 तारीख 3रा महीना 2025। इसके बाद इसके ऊपर अगर कोई गलत काम कोई करेगा तो उसकी जिम्मेदारी हम होंगे। कोई कष्ट भी आएगा इनके ऊपर तो उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। हम अपने परिवार के साथ आराम से रहेंगे। संत कबीर नगर की इस अनोखी शादी के दौरान एक खास बात सबका ध्यान खींचती रही। बबलू और राधिका के दोनों बच्चे भी अपनी मां के विवाह के गवाह बने थे। राधिका के प्रेमी विकास की मां का कहना है कि उन्हें राधिका को देखकर उसके दोनों बच्चों पर दया आई, इसलिए उन्होंने राधिका को वापस उसके पहले पति के पास भेज दिया। हालांकि माताजी ने पहले कुछ और बयान दिया था। हाँ, 2 बच्चे के साथ शादी कर रहा है। अब जो जिसमें बच्चे की खुशी है उसी में हमारी है। मजबूरी है, क्या करें। अपन लइकन के अपन जहर माउट खाए के कर रहले लइकनों के हमन के दया आई लइकन के ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे कि जब बबलू को अपनी पत्नी के साथ ही रहना था तो उसने उसकी शादी उसके प्रेमी से क्यों करा दी थी। तो दरअसल बबलू से यह सवाल पूछा भी गया था। इस पर उसका कहना था कि मेरठ के सौरभ हत्याकांड में जिस तरह से पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करा दी, बबलू डर गया था कि कहीं ऐसा ही उनके साथ भी ना हो जाए। ऐसे ऐसे कांड यहाँ हो रहे हैं, इसीलिए हमको बहुत डर हो गया। ऐसे ऐसे कांड यहाँ हो रहे हैं, इसीलिए हमको बहुत डर हो गया। इस विवाह को लेकर कई तरह के कानूनी और सामाजिक सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि बच्चों के पास उनकी मां लौट आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बारी उस खबर की जिसे देखकर और सुनकर हम भारतीयों का सीना गौरव से चौड़ा हो जाता है। अंतरिक्ष से लौटी सुनीता विलियम्स से जब ये पूछा गया कि ऊपर अंतरिक्ष से भारत कैसे दिखता है, आपको राकेश शर्मा का जवाब तो याद होगा, जो 1980 के दशक में पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। उन्होंने कहा था यही सवाल के जवाब में कि सारे जहां से अच्छा। सुनीता विलियम ने क्या कहा, ऊपर से भारत कैसा दिखता है, आइए आप भी सुनिए। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ सारे जहां से अच्छा। आज से 4 दशक पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा से तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूछा कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है। इस पर राकेश शर्मा ने कहा था सारे जहां से अच्छा। अब अंतरिक्ष में 286 दिन गुजारने के बाद धरती पर लौटी सुनीता विलियम्स ने भी कुछ ऐसा ही जवाब दिया है। जरा सुनिए सुनीता ने कैसे कहा अद्भुत दिखता है भारत। India is amazing. Every time we went over the Himalayas, and I'll tell you, Butch got some incredible pictures of the Himalayas. Just amazing.
I hope, and I think for sure, I'm going to be going back to my father's home country and visiting with people and getting excited about the first, or not the first, but the Indian astronauts who's going up on the Axiom mission coming up. Pretty awesome. They'll have a hometown hero there of their own that will be able to talk about how wonderful the International Space Station is from his perspective. But I hope I can meet up at some point in time and we can share our experiences with as many people in India as possible, because it's a great country, another wonderful democracy that's trying to put its foot in the space countries, and we'd love to be part of that and help them along. Do you plan to take your crew members on that trip with you? Absolutely. You might stick out a little bit, but that's okay. We'll get you all primed with some spicy food. We'll be good. दरअसल अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर और निक हेग ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से हाल ही में लौटने के बाद सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहीं उन्होंने अपने दिल की बात रखी। As well as what we're doing now, our teams here are getting us ready to get, rehab and get ready to take on new challenges. So, feeling good since we've been back almost 2 weeks now. I wanted to hug my husband and hug my dogs. And I'll say that in that order, but maybe not. No, I'm just joking. But of course, food. Something that's just like for home for me, like something that is very, reminds you of home. And my father was a vegetarian, so I had a good grilled cheese sandwich when I got home. सुनीता विलियम्स से ये भी सवाल पूछा गया कि 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर रिकवर कैसे हो रही हैं। इस पर सुनीता ने कहा, शरीर धीरे धीरे हालात के मुताबिक ढल रहा है। जब हम पहली बार धरती पर आए थे तो लड़खड़ाने लगे थे, लेकिन कुछ ही घंटों बाद हमारे अंदर बदलाव दिखने लगा था। इंसान का दिमाग है, चीजों को समझने लगता है। और अब बात मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड टाइगर मेमन की। पाकिस्तान में वो रहता है, लेकिन अब उसकी सारी संपत्ति भारत में जब्त हो गई है। रिपोर्ट देखिए। मुंबई के जवेरी बाजार में इस जगह को बीएमसी ने आज कूड़ा घर बना दिया है, लेकिन अब से 32 साल पहले यहां टाइगर मेमन का शीश महल हुआ करता था। ये बात पता चलने पर कि 12 मार्च 1993 के बमकांड में टाइगर का हाथ है, बीएमसी ने इमारत पर बुलडोजर चला दिया। उसके बाद से ये जगह खाली पड़ी है। टाइगर मेमन की जवेरी बाजार वाली इमारत पर बुलडोजर तो चल गया, लेकिन मेमन और उसके परिवार वालों की 14 ऐसी संपत्तियां थी जिन पर बुलडोजर तो नहीं चला, लेकिन 1994 में कोर्ट ने जिन्हें सील कर दिया। ये ऐसी संपत्तियां थी जो कि किराएदारों के कब्जे में थी और कोर्ट रिसीवर के जरिए इनसे किराया वसूला जा रहा था। अब अदालत ने अपना फैसला सुनाया कि इन संपत्तियों को केंद्र सरकार के हवाले कर दिया जाना चाहिए। टाडा अदालत ने पहले मेमन के परिजनों के नाम नोटिस जारी किया था। जब जवाब नहीं आया तो फिर फैसला सुना दिया। आइए एक नजर डालते हैं उन संपत्तियों पर। मुंबई बम धमाके के 32 साल बाद कोर्ट ने टाइगर मेमन की जब्त की हुई सारी प्रॉपर्टीज को केंद्र को सौंपने का आदेश दिया है। इन प्रॉपर्टीज में 14 प्रॉपर्टीज शामिल हैं, जिनमें से 3 दुकानें मुंबई के मनीष मार्केट में स्थित है, जो कि टाइगर मेमन के परिवार के नाम पर थी। मनीष मार्केट दक्षिण मुंबई का एक पुराना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और यहाँ मौजूद किसी दुकान की कीमत 1.5 करोड़ रुपए से कम नहीं। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर निशानपाड़े में टाइगर मेमन की एक दुकान है, जिसकी कीमत करीब 75 लाख रुपए है। इनके अलावा बांद्रा में एक फ्लैट, माहिम में एक दफ्तर, सांता क्रूज में एक प्लॉट, कुर्ला में 2 फ्लैट, मोहम्मद अली रोड पर एक फ्लैट, डोंगरी में एक दुकान और डोंगरी में ही एक प्लॉट भी मेमन परिवार के नाम है। माहिम की अल हुसैनी बिल्डिंग के 3 फ्लैट, जहां पूरा मेमन परिवार बमकांड के पहले तक रहता था, टाडा अदालत ने पिछले साल अगस्त में तस्करी विरोधी कानून सफेमा के तहत केंद्र सरकार के सुपुर्द कर दिए थे। टाइगर मेमन सोने चांदी की तस्करी करने वाला एक स्मगलर था, जिसका माल मुंबई के करीब रायगढ़ के तट पर उतरता था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने टाइगर मेमन के इसी स्मगलिंग का नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए RDX मुंबई में भिजवाया। उस RDX को माहिम इलाके की अल हुसैनी बिल्डिंग, जहां पर कि टाइगर मेमन रहा करता था, उसके गैराज में बमों में पैकिंग की गई
बम के पैकेट्स बनाए गए और उन बमों को स्कूटर और कार्स में रखकर मुंबई शहर के अलग अलग इलाकों में पार्क कर दिया गया। और यही बम 12 मार्च 1993 को जब फटे तो 257 लोगों की मौत हो गई और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बमकांड के 2 प्रमुख आरोपी दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन अभी भारतीय जांच एजेंसियों की गिरफ्त से बाहर हैं और पाकिस्तान में रह रहे हैं। पारस दामा के साथ जितेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी, मुंबई। क्या आपने ख्वाब और एनिमेशन के अलावा कभी सोचा है कि आप जिस कार में बैठे हैं वो उड़ सकती है? अब आसमान में उड़ती हुई कार अब दिखाई दे सकती है। वो दिन दूर नहीं जब ट्रैफिक जाम लगा होगा तो आप अपनी कार को उड़ाकर उससे बाहर निकाल लेंगे, अपनी मंजिल तक आसमान के रास्ते पहुंच जाएंगे। चीन की प्रमुख इलेक्ट्रिक व्हीकल कार बनाने वाली कंपनी एक्सपेंग इस साल इस उड़ने वाली कार के कारोबार में 413 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश कर रही है। इसके लिए ग्वांगडोंग शहर में एक फैक्ट्री खुल रही है जहां 2026 से कारों का निर्माण शुरू हो जाएगा। कंपनी का लक्ष्य है कि वो सालाना 10,000 उड़ने वाली कार बनाए। इससे इतना तो साफ है कि ट्रैफिक जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी, लेकिन सवाल है कि भारत तक ये कार आखिरकार कब पहुंचेगी कि हम और आप रोज इस तरह के ट्रैफिक जाम का सामना करते रहते हैं। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ इतना ही। शुभ रात्रि।